हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मजे में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जीएसटी की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग इनडायरेक्ट टैक्स? क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पहले हमें ये बात भी बहुत अच्छे से समझनी होगी कि व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन टैक्स ही क्या है, पहले तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही हम सुनते हैं वर्ड टैक्स तो हमें क्या लगता है पता है कि भाई गवर्नमेंट को टैक्सेस इसलिए कलेक्ट करना है ताकि वो अपनी रेवेन्यू बढ़ाए। बस हमेशा टैक्सेस के समय यही फोकस होता होगा कि रेवेन्यू बढ़ जाए भाई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया इज अ सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। तो ऐसे देश में जब हम लॉ बनाते हैं, कोई भी लॉ बनाते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि ये तीनों चीजों पर कोई इंपैक्ट इफेक्ट ना आए। राइट। तो आइए इन बातों को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ टैक्सेशन। इंडिया इज अ सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। आई होप आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस, बट स्टिल मैं आपको समझाता हूं। सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि इंडिया एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि चाहे वो रिच हो या पुअर हो, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सभी की सर्वाइवल पॉसिबल हो। राइट। हम रिच पुअर इन सब का ध्यान देते हुए ही लॉ बनाएंगे। यानी जब हम टैक्सेस भी फ्रेम करेंगे तो इस कदर फ्रेम करेंगे कि वो टैक्सेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट पुअर को ना हो, क्योंकि उसका भी सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टैक्सेस एक समान लेने लग जाए, चाहे वो रिच हो पुअर हो, सबसे एक समान लेने लग जाए, तो आपको नहीं लगता कि जो पुअर है उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, गलत हो जाएगा, उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा? तो इन चीजों का हम ध्यान देते हैं लॉ बनाते समय। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसका मतलब क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैव राइट टू चूज गवर्नमेंट। हमारे पास अधिकार है कि हम गवर्नमेंट अपनी चूज करते हैं। राइट। और जिसे हम चूज करते हैं उसी के पास सारे पावर होते हैं। दैट मीन्स रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि इलेक्टेड पर्सन विल हैव ऑल द पावर्स टू रूल द कंट्री। राइट। तो बेसिकली कुल मिला के रिपब्लिक कंट्री का मतलब यह हुआ कि द गवर्नमेंट इज बाय द पब्लिक एंड फॉर द पब्लिक। राइट। और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सबसे ऊपर सबसे ऊंचा कानून जो है वो है हमारे देश का संविधान। अगर हमारे देश का संविधान किसी भी कानून को अलाउ करेगा तभी वो कानून बन सकता है। हम अपने देश में इनकम टैक्स के जरिए, एज ऑन डेट जीएसटी के जरिए टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। पता है क्यों कलेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा संविधान अलाउ करता है कि इनकम टैक्स एक्ट नाम का एक कानून बन सकता है और वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है। अगर ये बात संविधान में ना लिखी होती तो इनकम टैक्स नाम का कोई कानून बन ही नहीं सकता। जीएसटी एक नया कानून आया है, जुलाई 2017 में ये कानून आया। तो पता है कानून बनाने से पहले, जीएसटी एक्ट बनाने से पहले पता है क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जगह बनाई गई कि जीएसटी नाम का कानून एक बनाया जाएगा और उसे अधिकार दिया जाएगा टैक्स कलेक्ट करने का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर ना देता तो क्या जीएसटी नाम का कानून हमसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है? नहीं। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि बिफोर यू अंडरस्टैंड एनी लॉ, अंडरस्टैंड दैट द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का जो सबसे ऊंचा वाला कानून है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। वो अगर पावर देगा तभी कोई और कानून बन पाएगा, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा। कोई भी कानून टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगा जब संविधान उसे पावर देता है। आइए देखिए, ऑल अदर लॉ इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब सबऑर्डिनेट है, उसके अंदर ही है। राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ये बात प्रोवाइड करता है कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी देगा, ठीक है, तभी कोई भी टैक्स लगाया जा सकता है और कलेक्ट किया जा सकता है। चलिए, टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपको पता है। डायरेक्ट टैक्सेस की झोली में आज की तारीख में सिर्फ एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। राइट। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्सेस ऑन इनकम। जो हम इनकम कमाते हैं, ठीक है, उस पे जो हम टैक्स पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। 2014 के पहले तक
एक और डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था वेल्थ टैक्स, अब वो नहीं रहा। 2014 में अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने 2014 के बजट में ही वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया। ये वो समय था जब मोदी जी की सरकार आई थी, राइट। तो इट वाज द फर्स्ट टेन्योर ऑफ मोदी जी। 2014 में ही पहली बार मोदी जी की सरकार आई थी और उस समय अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और उन्होंने वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया था। देखिए, इनफैक्ट ये गवर्नमेंट हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत सारे टैक्सेस को एबॉलिश कर करके टैक्सेस को नंबर ऑफ टैक्सेस को कम भी कर रही है, राइट। तो अगर उन्होंने ये टैक्सेस कम किया था तो उसकी रेवेन्यू को कहीं ना कहीं से इंक्रीज कर लिया। ऐसा नहीं है कि वो लॉस ऑफ रेवेन्यू है। गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनकम टैक्स में सरचार्ज लगता है, राइट। तो टैक्स ऑन टैक्स लगता है, सरचार्ज का भी प्रोविजन होता है, उसको बहुत बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम यहां से कवर कर लेते हैं और वेल्थ टैक्स नाम का एक जो टैक्स होता है इसको एबॉलिश कर देते हैं। हालांकि आज की तारीख में आपको जानने की भी आवश्यकता नहीं है कि वेल्थ टैक्स क्या था, लेकिन बट फिर भी थोड़ा सा आपको रेफरेंस देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 2014 के पहले तक डायरेक्ट टैक्सेस में जो दो टैक्सेस थे वो किस प्रकार वर्क करते थे। इनकम टैक्स हुआ जो हम इनकम कमाते हैं, ठीक है। इस साल मैंने 10 लाख रुपए कमाया तो हम 10 लाख रुपए पे टैक्स देंगे, ये इनकम टैक्स होगा। वेल्थ टैक्स का मतलब होता था मेरी एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितनी है। जैसे इस साल मैंने 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से 4 लाख खर्च हो गया तो मेरी वेल्थ आज 6 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट हो गई है, राइट। अगले साल फिर मैंने 12 लाख रुपए कमाए तो अगले साल जब 12 लाख रुपए कमाए तो 12 लाख पे हमने टैक्स दिया होगा, राइट। उसमें से 7 लाख खर्च हो गए तो 5 लाख मेरे बच गए, 5 लाख फिर मेरी वेल्थ क्रिएट हो गई। तो पहले साल का 6 लाख और 5 लाख मिला के 11 लाख की वेल्थ हो गई। तो वेल्थ क्या होती है, जितनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है टिल डेट उस पर एक टैक्स लगता था। हर साल जो कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स, और कुल मिला के जितनी वेल्थ आपके पास आज क्रिएटेड है उस पर एक टैक्स, दैट वाज वेल्थ टैक्स, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊं। अगर आप विद इन इंडिया गुड्स परचेज करते हो तो इस पे लगता है जीएसटी। अगर आप विद इन इंडिया सर्विसेज परचेज करते हो, आई होप आपको गुड्स और सर्विसेज में तो अंतर समझ में आता है ना। आप शैम्पू, साबुन, सर्फ ये सब खरीदते हो, ये गुड्स है। आप मुझसे कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, ये क्या है, सर्विसेज, राइट। तो आप गुड्स खरीदते हो उस पे जीएसटी देते हो, सर्विसेज ले रहे हो उस पे जीएसटी देते हो, ठीक है। होटल में आप रूम लेते हो तो दैट इज एन सर्विस दैट यू आर टेकिंग, ठीक है। आपने गुड्स नहीं लिया, सर्विस लिया। अब आउटसाइड इंडिया से अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो आप इस पे देते हो कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। इंडिया के अंदर हम गुड्स खरीदे चाहे सर्विस खरीदे जीएसटी पे कर रहे हैं। इंडिया के बाहर से जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम उस पे पे करते हैं कस्टम ड्यूटी। लेकिन इंडिया के बाहर से अगर हम सर्विसेज खरीदते हैं, इंडिया के बाहर से किसी से सर्विस ले ली तो पता है हम क्या पे करते हैं, हम जीएसटी ही पे करते हैं, ठीक है। बाकी तो आप जब डिटेल में जीएसटी में घुसेंगे तब ये सब पढ़ेंगे। अभी तो मुझे मोटा मोटी आपको ना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझाना था, वो में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है। भाई पर्सन पे जो टैक्स लगाया जाता है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स, ये पर्सन्स पे लगाया जाता है। और ये किस पे लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। जब पर्सन पे टैक्स लगाया जाता है तो वो पर्सन ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है। जब कोई टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है तो हम टैक्सेस गवर्नमेंट को नहीं देते, हम गुड्स एंड सर्विसेज जिससे प्रोक्योर करते हैं, जिससे लेते हैं, हम टैक्सेस भी उसी को दे देते हैं। अब वो बंदा फिर सीधे गवर्नमेंट को दे देता है टैक्सेस। फिर से सुनिए, डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स सरकार पर्सन पे लगाती है। सरकार ये है, हम जब ऊपर देखें तो समझ जाना सरकार है, भाई ऊपर सरकार है, ठीक है। जब सरकार मुझ पर टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, तो मैं सरकार को टैक्स दे देता हूं, कहता हूं लो। इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार गुड्स एंड सर्विस पे लगाती है, तो हमने जिससे गुड्स एंड सर्विस लिया मैंने टैक्स उसी को दिया। मैंने सामान का पैसा भी दिया, सर्विस का पैसा भी दिया,
और टैक्स भी उसी को दे दिया। अब वो गवर्नमेंट को पहुंचा देता है टैक्सेस। तो ध्यान दीजिए, टैक्स तो मैंने दिया लेकिन सरकार को डायरेक्टली नहीं पहुंचा, इनडायरेक्टली मेरे जरिए सरकार को पहुंचा। एक बीच में व्यापारी था, उसके माध्यम से सरकार तक टैक्स पहुंचा। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कई सारे टैक्सेस हैं भाई, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस में तो एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। 2014 के पहले तक एक टैक्स और हुआ करता था, वेल्थ टैक्स, जो कि खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब आप सिर्फ एक ही टैक्स जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कई सारे टैक्सेस हैं। हमें प्राइमरली पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है जीएसटी, लेकिन एक ओवरऑल आपको व्यू दे रहे हैं। अभी हम लोग जीएसटी करने जा रहे हैं। तो कस्टम ड्यूटी आपने समझ लिया, जीएसटी का रूल क्या है, मिसलेनियस अदर टैक्स, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। मैं कुछ नाम ले लेता हूं, जैसे मोटर व्हीकल टैक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, देन स्टैम्प ड्यूटी। मोटर व्हीकल टैक्स क्या है? जब भी आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपने सुना होगा आप आरटीओ का पैसा जमा करते हैं। व्हाट इज दिस आरटीओ का पैसा? बेसिकली आप जब गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप रोड पे ही तो गाड़ी चलाएंगे, और वो रोड किसने बनाई है? भारत सरकार। तो भारत सरकार कह रही है भाई मैंने आपको ये रोड जो बना के दी है वो एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, इस पे मुझे टैक्सेस चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड मोटर व्हीकल टैक्स, वो आप सरकार को पे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, कभी आपने बिजली बिल ध्यान से देखा? अगर नहीं देखा तो आज जरूर देखना, क्योंकि हम लोग सारी चीज बहुत प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखेंगे तो बिल तो जितना आपका आया वो आया, नीचे उसमें जुड़ा रहता है प्लस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये सरकार टैक्सेस ले रही है आपसे। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी क्या है? स्टैम्प पेपर का जो आप चार्ज पे करते हैं, आप 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, लाख लाख रुपए का स्टैम्प पेपर खरीद रहे हैं, तो ये टैक्सेस ही तो है जो गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं। कागज का पैसा थोड़ी ना दे रहे हैं, ठीक है, वो कागज तो 2 ही रुपए का है, राइट, वो टैक्सेस के जरिए गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है। तो देयर सर्टेन अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो। ये लिस्ट इतनी ही नहीं है, इसमें और भी टैक्सेस हैं। हमें बहुत सारे टैक्सेस के नाम लेने की, जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्राइम फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है? जीएसटी। पता है 2014 के पहले तक वो जमाना था जब लोग पता है क्या बोलते थे? कहते थे कि हम कमाएंगे तो टैक्स लगेगा, बचाएंगे तो टैक्स लगेगा, खर्च करेंगे तो टैक्स लगेगा। ओ माय गॉड, ये क्या मतलब है? मैं समझाता हूं। देखिए, एक बंदा जो पैसा कमाता है, ठीक है, उसी में से कुछ खर्च करता है और कुछ बचाता है, यही तो होता है। जो कमाता है वो है इनकम, ठीक है। जो खर्च करता है वो किस पे खर्च करता है? अरे भाई हम खर्च गुड्स और सर्विसेज पे ही तो करते हैं, हम गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, इसी पे खर्च करते हैं। और जो बचाता है वो क्या बन जाती है? वेल्थ। जो बचाते हैं वही मेरी वेल्थ है, वही मेरी पूंजी है एज ऑन डेट। तो कानून जो पहले था वो कितना सुंदर था, देखिए, जो हम कमाते थे उस पे देते थे इनकम टैक्स, अगर उसी पैसे को खर्च किए तो हम देते थे इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, ठीक है। और जो बचा लेते थे वो होती थी वेल्थ, तो इस पे हम देते थे वेल्थ टैक्स। तो पब्लिक ऐसे कहती थी, कैसी सरकार है भाई ये, कमाएंगे तो टैक्स, उसको खर्च करेंगे तो फिर टैक्स, बचा लेंगे तो टैक्स, टैक्स टैक्स टैक्स। तो 2014 में जो करंट गवर्नमेंट है उसने इसको एबॉलिश कर दिया, ये एबॉलिश हो गया, राइट। तो आज कमाने पे टैक्स है, खर्च करने पे टैक्स है, बचाने पे टैक्स नहीं है, राइट। तो अगर आपको कहीं लिखना है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है लेवीड ऑन पर्सन है। लेवीड का मतलब होता है लगाना, ये एक नया वर्ड आपने टैक्स में सीख लिया, लेवीड ऑन पर्सन। और ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कौन पे करता है? जिस पे लगाया गया वही पर्सन पे करेगा। डायरेक्ट टैक्सेस में जिस पे लगाया गया ना वही पर्सन पे करेगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर्सन पे तो लगाते नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन पे कौन करता है इसको? पे करता है इसको जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और गवर्नमेंट को कौन पे करता है इस टैक्सेस को?
जो सेल करता है ये गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा, हम कंज्यूमर है गुड्स एंड सर्विसेज के, तो हम टैक्सेस इसको देंगे जो जिससे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर की है, खरीदा है, यानी जो सेलर है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको देंगे और वो गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, याद रहेगा ये पूरा सिस्टम क्या है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस दे आर इम्पोज ऑन पर्सन इनकम, ये पर्सन की इनकम पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स चार्ज इज ऑन पर्सन कंसर्न एंड बर्डन इज बॉर्न बाय द पर्सन ऑन whom इट इज इम्पोज्ड। डायरेक्ट टैक्सेस जिस पे लगाया जाता है वही इसके बोझ तले दबता है, वही सरकार को देता है। ठीक है, जिस पे लगाएंगे वही उसका बोझ सहेगा, वही सरकार को देगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, लेकिन इसका बोझ जिस पे आता है सरकार को वो नहीं देता, सरकार को व्यापारी देगा, बोझ लगेगा कंज्यूमर पे, कंज्यूमर व्यापारी को देगा और व्यापारी सरकार को देगा। ठीक है, लगाया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, इमीडिएट लायबिलिटी टू पे इज ऑफ सप्लायर, देना सप्लायर को है ये टैक्स सरकार को। ठीक है, और बर्डन कौन बियर करेगा, बट इट्स बर्डन इज ट्रांसफर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, बर्डन इसका कंज्यूमर पे आता है, बोझ इसका कंज्यूमर सहेगा। ठीक है, हम एक बात बताएं, ऐसे लगाया किस पे जाएगा, ठीक है, बोझ झ हम लिख भी नहीं पाएंगे क्या, बोझ किस पे आएगा। ठीक है, लगाया किस पे जाएगा मतलब लेवीड। अब सिंस ये टर्म भी टैक्सेस के है ना, तो मुझे डर लग रहा है कहीं आप भूल गए तो, अभी आपकी पहली क्लास है। बोझ यानी बर्डन कौन बियर करेगा, और तीसरा है पे कौन करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को कौन देगा। ठीक है, अब ये आप समझ गए। अब ये तीन चीज हमको आपको बतानी है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है। ठीक है, लगाया किस पे जाएगा, ये पर्सन पे लगाया जाएगा। बर्डन किस पे आएगा, इसी पर्सन पे आएगा। पे कौन करेगा, गवर्नमेंट को, यही करेगा। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, जब मैं क्लैरिटी के साथ तीनों को ब्रेकअप बना दिया मैंने। लगाया किस पे जाएगा, पर्सन पे। बोझ कौन सहेगा इसका, अरे वही पर्सन सहेगा जिस पे लगाया गया है। देगा कौन, सरकार को, वही देगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में लगाया किस पे जाएगा, ये लगाया जाएगा गुड्स पब्लिक सर्विस पे। इसका बर्डन कौन झेलेगा, कंज्यूमर। गवर्नमेंट को कौन देगा, सप्लायर। क्या सप्लायर अपनी जेब से देगा, नहीं, सप्लायर अपनी जेब से तो ही ना दे रहा है, कंज्यूमर उसका बर्डन बियर कर रहा है, मतलब कंज्यूमर ही पे कर रहा है। लेकिन कंज्यूमर सप्लायर को दे रहा है, गवर्नमेंट को सप्लायर दे रहा है। अब ये डिफरेंस अगर आपको तीन पॉइंटर्स पता है अलग अलग, तो आप समझ गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, आइए जानते हैं भाई इनडायरेक्ट टैक्स की क्या क्या खूबियां हैं। गवर्नमेंट नीड्स फंड फॉर वेरियस पर्पसेस। भाई देखिए, सरकार टैक्स लेती ही क्यों है, अरे सरकार को देश की इकोनॉमी चलानी है भाई, देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, डिफेंस मेंटेन करना है, सोशल एंड हेल्थ सर्विसेज मेंटेन करनी है। इसके लिए सरकार को पैसे चाहिए। और पता है सरकार के पास पैसे आते कहां से हैं, सरकार के पास पैसे आते हैं चार सोर्सेस से। नंबर 1, प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी। नंबर 2, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। नंबर 3, डिसइन्वेस्टमेंट। एंड नंबर 4, टैक्सेस। हालांकि जो सबसे बड़ी रेवेन्यू है वो कौन सी है, टैक्सेस, ये बिगेस्ट रेवेन्यू है। प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी, भाई गवर्नमेंट भी बिजनेस कर रही है, धंधे कर रही है, उससे जो कमाती है वो उसके लिए रेवेन्यू सोर्स है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, गवर्नमेंट कंपनी ना प्राइमरली लॉसेस में है, बहुत कम ही प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट है भी तो बड़ा नॉमिनल सा है, इसलिए ये सोर्स नेग्लिजिबल है। राइट, आपको सरप्राइज भी नहीं हो रहा, आपको भी लग रहा होगा हाँ गवर्नमेंट कंपनी कमा पाती नहीं होगी। ठीक है, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो हमारा देश ना
जैसे हर साल बजट आता है, पता है बजट क्या होता है? एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। देश का रेवेन्यू कितना होगा, देश का खर्चा कितना होगा। क्या आपको मालूम है कि हमारा जो बजट होता है वो सारा का सारा डेफिसिट बजट होता है? मतलब हर साल जो हम बजट बनाते हैं, जो एस्टिमेट बनाते हैं, वो हम अपने रेवेन्यू से ज्यादा का बनाते हैं। मतलब हम खर्च ज्यादा करता है हमारा देश, कमाता कम है। ओ माय गॉड, जरा सोच के देखो कि आपके पापा की कमाई 100 रुपया है और पापा आपके खर्च करते हैं 110 रुपया, आपका परिवार खर्च करता है 110 रुपया। पॉसिबल है? नहीं। लेकिन मेरा देश ऐसे ही चलता है। 1947 से, आजादी से लेके आज तक का सारा बजट डेफिसिट रहा है। यानी गवर्नमेंट पहले ही प्लान करके बैठ जाती है कि हमारा घाटा होगा, राइट? तो पता है ये घाटा कवर कैसे होता है? वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके। मतलब सरकार को समझ में आया कि हमारी कमाई साल भर की 100 रुपया, मेरा खर्चा 120 रुपया, एक काम करते हैं 20 रुपए का वर्ल्ड बैंक से लोन ले देते हैं। इस तरीके से देश चल रहा है और हम एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट हर साल वर्ल्ड बैंक को दे रहे हैं, राइट? तीसरा, हमारे देश में पैसा कैसे आता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार अपना गवर्नमेंट कंपनी का स्टेक बेच देती है। गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो बाहर प्राइवेट लोगों को बेच देती है, राइट? जैसे आपने कई बार सुना होगा कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि ये जो मोदी सरकार है ना, ये देश बेच रही है। सुना है आपने ये वर्ड? ये देश बेच रही है। मतलब उनका यही कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स बेच रही है, ठीक है? जिसपे सरकार का हक है, सरकार उसे बेच रही है। तो जैसे हाल ही में गवर्नमेंट ने LIC का IPO लाया, तो पता है LIC तो गवर्नमेंट कंपनी थी, उसका गवर्नमेंट ने क्या किया? शेयर सेल कर दिया प्राइवेट में, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आया। तो ये एक तरीका है पैसा आने का। और चौथा है टैक्सेस, राइट? टैक्सेस एक कंटिन्यूअस रेवेन्यू इनकम है जो हर समय आती रहती है और यही एक बड़ा मेजर सोर्स है सरकार के लिए। गवर्नमेंट ऑब्टेन्स फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, आउट ऑफ विच वन मेन सोर्स इज टैक्सेशन। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। Direct taxes are those taxes where the incidence and impact fall on the same person. Incidence और impact एक ही पे आता है। Incidence का मतलब liability to pay, impact का मतलब burden। burden जिसके ऊपर आता है, जिसके ऊपर बोझ आता है, वही उसे पे करता है, ठीक है? ये मालूम है हमको। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन कंज्यूमर के ऊपर आता है और पे कौन करता है? सप्लायर करता है। एकदम मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वेयर इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। इंसिडेंस अलग पे आएगा, इंपैक्ट किसी और पे आएगा। इंसिडेंस किसके ऊपर आता है? लायबिलिटी टू पे, जल्दी बताइए, सप्लायर। इंपैक्ट किसके ऊपर आता है? बर्डन किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। जिन्होंने भी इनकम टैक्स पढ़ रखा है वो तो मेरी बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो रिलेट करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर है, मतलब जो जितना अमीर है वो उतना ज्यादा टैक्स देगा। क्या आपने देखा है कि हमारे इनकम टैक्स में स्लैब वाइज टैक्स लगता है? एक सर्टेन इनकम तक टैक्स ही नहीं है, उसके बाद टैक्स है तो लोअर रेट से है, फिर थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है टैक्स, फिर थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, फिर और ज्यादा रेट हो जाता है टैक्स का। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ इनकम तक टैक्स ही नहीं है, फिर 5% के रेट से देना है, फिर 10% के रेट से देना है, फिर 15%। और जो नहीं पढ़े हैं वो मेरी बात को खुद से समझे कि ऐसा होता है इनकम टैक्स में भाई। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। आप अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अमीर हो गरीब हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक शर्ट खरीदने जाएंगे, उस पर जितना टैक्स है उतना अमीर को भी देना पड़ेगा, उतना ही गरीब को भी देना पड़ेगा। हम एक कार खरीदने जाएंगे, उस पर जितना टैक्स है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको बराबर देना पड़ेगा। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, जो जितना ज्यादा कमाता है वो उतने ज्यादा रेट से टैक्स पे करता है। कम कमाने वाला हो सकता है 5% के रेट से टैक्स दे रहा है, ज्यादा कमाने वाला 30% के रेट से टैक्स दे रहा है, और बहुत ही कम कमा रहा है तो शायद वो टैक्स ही नहीं दे रहा है। इनकम टैक्स में ऐसा होता है। लेकिन ये तो बोला जा रहा है, पर मैं आपको एक डीपर बात बताऊं, बहुत डीपर बात है, राइट? और कंफ्यूज नहीं होइएगा फिर आप। मेरे हिसाब से हमारा जो देश है ना, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है।
आ जाइए, पहली लाइन जो मैंने स्टार्ट की थी, अब उस बात को और अच्छे से समझा रहा हूं आपको। यहीं से स्टार्ट किया था ना, आइए दिखाएं। इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। हमारा देश एक सोशलिस्ट कंट्री है। अमीर गरीब से हम बराबर टैक्स तो लेते ही नहीं है। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने बताया कि शर्ट अमीर खरीदे गरीब खरीदे बराबर टैक्स देगा। एक्चुअल में देखिए, सरकार ना जिन चीजों को अमीर गरीब दोनों यूज कर रहे हैं, मतलब गरीब भी इस्तेमाल कर रहा है, सरकार उस पर बहुत कम टैक्स लेती है। बहुत सारी चीजों पे जो बहुत बेसिक नेसेसिटी है ना, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी ले रहा होगा, उस पर टैक्स ही नहीं लेती। दूध की पैकेट पे कितना टैक्स है मालूम है आपको? अंडा 0। क्यों? क्योंकि सरकार को मालूम है गरीब अमीर कोई भी होगा टैक्स ये तो खरीदेगा ही। जितना भी आप दिनचर्या में खाने पीने का सामान आप ले रहे हो, उन सब पे टैक्स या तो नहीं है या तो बहुत कम है। ज्यादा टैक्सेस कहां ले रही है सरकार? लग्जरी आइटम पे, ठीक है, एसी पे टैक्स ज्यादा है, ठीक है, बड़ी वाली जो टीवी होती है उस पे टैक्स ज्यादा है, ठीक है, कार पे टैक्स ज्यादा है। तो एक बात बताइए, ये सब कौन खरीद रहा है? अमीर व्यक्ति तो खरीद रहा है। अरे गरीब खरीद ही नहीं रहा है तो टैक्स कहां से देगा उस पे? फिर से सुनिएगा, सरकार कह रही है कि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव है, अमीर हो गरीब हो बराबर टैक्स देगा। अरे हम कहते हैं कि जिन चीजों पे टैक्स ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स, वो गरीब आदमी खरीदता ही कहां है कि वो देगा, यानी अमीर ही तो दे रहा है वो टैक्स। आपको समझ में आ रही है बात मैं जो कहना चाह रहा हूं? कि ठीक है, सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स बराबर लेती है, एक पर्टिकुलर आइटम पे बराबर लेती है। एक पर्टिकुलर आइटम अमीर खरीदे गरीब खरीदे, दोनों लोग देंगे, बराबर देंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार जिन चीजों को गरीब भी खरीदती है उस पर टैक्स लेती ही नहीं है, और या तो बहुत कम लेती है। और टैक्सेस ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स कहां ले रही है? जो आइटम जनरली अमीर खरीदता है। तो जब गरीब खरीद ही नहीं रहा है तो टैक्स देगा कहां से? गरीब खरीदेगा तब ना देगा, गरीब खरीद कहां रहा है वो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, सरकार को तो अमीरों से ही पैसा आ रहा है ज्यादा। बट वी कैनॉट से दैट। हम लोग जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था आपके लिए, ठीक है। और ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट पूरा कानून इस कदर बनाई हुई है। हमारा देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है कि अमीर जिएंगे, यहाँ पे गरीब अमीर सब जिएंगे। और जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ा है उन्होंने कई जगह ये बात मुझसे समझी होगी कि गवर्नमेंट इस कदर लॉ को फ्रेम कर रही है कि अमीरी और गरीबी का डिफरेंस कम हो। कर तो नहीं पाएगी भाई, अमीरों से छीन के गरीबों को दिया तो नहीं जा सकता है, लेकिन कानून के जरिए जितना ये प्रयास किया जा सकता है सरकार कर रही है। राइट। फिलहाल अभी जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो जितना कमाएगा वो उतना ज्यादा देगा। रिग्रेसिव का मतलब होता है ये डिपेंड नहीं करता कि आप अमीर हो कि गरीब हो, बराबर टैक्स जब लिया जाता है तो दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव। एक पर्टिकुलर आइटम पे इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का ही है, क्योंकि वो बराबर लगता है, कोई भी खरीदेगा बराबर टैक्स उसे देना है उस पर्टिकुलर आइटम पे। टैक्सेबल वैल्यू, किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम पे लगता है, टैक्सेबल इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। और टैक्सेबल इनकम वो नहीं होता जो आपकी रियल इनकम है, जो आप कमाते हो वो इनकम है, ठीक है। इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम टैक्स कानून के हिसाब से आपकी इनकम कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि बहुत सारी इनकम पे ना टैक्स ही नहीं लगता, उसे कहा जाता है एग्जेम्प्ट इनकम। तो आपकी इनकम जो रियल इनकम है वो कहीं ज्यादा होती है, एट टाइम्स जो रियल इनकम है वो आपकी ज्यादा है, लेकिन जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो कम है। रीजन भी कि बहुत सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो जो टैक्सेबल इनकम होता है उस पर टैक्स लगता है, राइट। वैसे तो मैं आपको बता दूं, एट टाइम्स ऐसी भी सिचुएशन आती है कि मेरी रियल इनकम कम है, मेरी टैक्सेबल इनकम ही ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने खर्चा किया है बिजनेस में, ठीक है, मैंने वो घटा लिया और मेरी इनकम आ गई। सरकार कह रही है, इनकम टैक्स का कानून कह रहा है ये खर्चा हम मानते ही नहीं, हम नहीं मानते इसलिए तो इनकम बढ़ गई मेरी, और वो सरकार खर्चा मान ही नहीं रही है तो इनकम बढ़ गई हमारी। तो एट टाइम्स मेरी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होती है, तो इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, द इनकम विच हैज बीन कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्सेबल इनकम, और उस पे टैक्स लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई, जितने रुपए का गुड्स और सर्विस सप्लाई किया जा रहा है, जिस वैल्यू पे सप्लाई किया जा रहा है। 100 रुपए का माल बेचा गया तो 100 रुपए पे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लेवी एंड कलेक्शन किस पे लगाएंगे, किससे लेंगे?
जो टैक्स पेयर होता है, एसएससी कहते हैं टैक्स पेयर को, ठीक है। तो लेवी एंड कलेक्ट, लेवी का मतलब लगाना, कलेक्ट का मतलब लेना। लगाना, टैक्स लगाना एक बात होती है, टैक्स लेना दूसरी बात, ठीक है। लगाएंगे, लेंगे किससे? एसएससी से। लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर्स, कंज्यूमर पे लगाएंगे, कंज्यूमर से लेंगे, ठीक है। बट एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, सरकार को कंज्यूमर नहीं दे रहा है। लगाएंगे कंज्यूमर से, लेंगे कंज्यूमर से, लेकिन सरकार डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं लेगी, इनडायरेक्टली कंज्यूमर से लेगी, ठीक है। बट पेड टू एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब होता है गवर्नमेंट, एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट, बट पेड टू एक्सचेकर बाय द डीलर, डीलर मतलब सप्लायर। लगाएंगे कंज्यूमर पे, लेंगे कंज्यूमर से, बट डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं लेंगे, किससे लेंगे? सप्लायर से लेंगे। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, डायरेक्टली borne by the SSC hence cannot be shifted। क्या इसका जो बोझ है वो शिफ्ट किया जा सकता है किसी और के ऊपर? नहीं भाई, वो वही बंदा देगा। टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू द सब्सिक्वेंट और अल्टीमेट यूजर। देखिए, टैक्स गवर्नमेंट को कौन दे रहा है? सप्लायर। क्या वो बर्डन शिफ्ट कर दे रहा है? हाँ, उसके ऊपर बोझ थोड़ी ना आ रहा है, वो बर्डन तो शिफ्ट है कंज्यूमर के ऊपर। यहां पे इनकम टैक्स में जिस जो दे रहा है उसी के ऊपर बर्डन है, वहां पे शिफ्ट हो रहा है बर्डन। इनडायरेक्ट टैक्सेस में पे कर रहा है सप्लायर, लेकिन उसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट हो रहा है। कब कलेक्ट होता है? आफ्टर द इनकम ऑफ द ईयर इज अर्न्ड, एक साल की जब इनकम आ गई तो उस पर टैक्सेस कलेक्ट किया जाएगा। और ये कब होता है? जिस समय आप सप्लाई कर रहे हैं उसी समय ये टैक्सेस कलेक्ट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब यहां पे हम कंपेयर करेंगे इस तरीके से कि ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स किस कदर बेहतर है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डायरेक्ट टैक्स देने में तकलीफ होती है। वो इसलिए क्योंकि मेरे जेब में पैसा आ जाता है, कमाई हो गई, अब इसमें से कुछ सरकार को देना है तो दर्द होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम भाई अलग से तो टैक्स देते नहीं है, गुड्स और सर्विसेज के साथ दे देते, पता भी नहीं चलता कब दे दिए। तो देखिए, disadvantage of direct taxes, it is psychologically very different for a person to pay some amount after it is received in his hand, hence there is psychological resistance. Advantages of indirect taxes, since the price of commodity or service is already inclusive of indirect taxes, the customer, that is the ultimate taxpayer, does not feel a direct pinch while paying the indirect taxes, and hence resistance to indirect taxes is much less as compared to resistance to direct taxes। ये बात आपको समझ में आ रही है? सप्लायर साइकोलॉजी भी फेवर करती है। सप्लायर जब इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार को पे करता है तो उसे दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कहता है हम कौन सा अपनी जेब से ले रहे हैं, हम तो कंज्यूमर से लेके दे रहे हैं। और कंज्यूमर को क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि कहता है हम टैक्सेस के नाम का पैसा कहां दे रहे हैं, हम तो गुड्स एंड सर्विसेज का दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक शर्ट खरीदते हो तो आप टैक्सेस पे कर देते हो शर्ट की प्राइस के साथ ही। जो शर्ट आपने 2000 रुपए की खरीदी है उसी के अंदर टैक्सेस है। तो आपने शर्ट खरीदी 2000 की, 2000 दिया सप्लायर को, आपको कोई दर्द नहीं है क्योंकि आपने शर्ट ली है 2000 की, आपको फर्क ही नहीं पड़ा उसके अंदर टैक्सेस कितना है। और जो सप्लायर वो टैक्सेस अब गवर्नमेंट को जमा करेगा, उस 2000 के अंदर जितना भी टैक्सेस था वो गवर्नमेंट को जमा करेगा, उसे भी दर्द नहीं होगा। पता है क्यों दर्द नहीं होगा? क्योंकि वो कहेगा कौन सा हम अपनी जेब से दे रहे हैं, हमने कंज्यूमर से लिया और उठा के सरकार को दे दिया। The supplier who collects the taxes in his invoice and pays it to the government has psychological feeling that he is only collecting the taxes and is not paying out of his own pocket. Direct taxes are mainly on the income of individual firms or corporate bodies where millions of transactions are carried out in lakhs of places and keeping an eye over all such transactions virtually impossible। क्या कहना चाह रहा है? इनकम कमाने वाले लोग ना गली कुच्चे में कहां कहां लोग पैसा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, देख नहीं सकती है, राइट। और सबसे टैक्स निकलवा पाना ये बहुत मुश्किल है। मतलब कहना क्या चाहती है कि इनकम कमाने वाले लोग ना, बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज्ड इनकम कमा रहे हैं एकदम, मतलब प्राइमा फेसी दिख रहा है उनका बिजनेस, विजिबल है। कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ठेकेदार होते हैं, ठीक है, वो लेबर की सप्लाई करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं वो भी, ठीक है, लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। लेकिन उनका काम ऐसा है कि भाई नगद में ही काम हो गया, उसने किसी को लेबर सप्लाई किया 100 लेबर का, जो लेबर को वो पैसा दे रहा होगा वो हो सकता है 500 रुपए दिन का दे रहा है, लेकिन सामने वाले से 700 रुपये पर डे का ले रहा है,
तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, 200 रुपये मार्जिन हो गई, 1000 लेबर दिया तो पता चला 2 लाख रुपए कमा लिया उसने महीने में या वॉटेवर जितने भी पीरियड में। लेकिन ये काम इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि सरकार कह रही है हमको नहीं पता चलता। मतलब ऐसे समझिए, इनकम कमाने वाले लोग पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी इनकम कमा रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है सारा बिजनेस ऑर्गेनाइज तो है नहीं इतना कि विजिबल है सब कुछ, तो इसलिए पता नहीं चलता और इस पे नजर रखना, पूरी टैक्स कलेक्ट करना डिफिकल्ट है। नाउ कमिंग टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो कंपैरेटिवली इजी होता है। क्यों? Indirect taxes are easier to collect as indirect taxes are mainly on goods and services, for which record keeping, verification, control is relatively easy, at least in the organized sector. Manufacturing activities are carried out mainly in organized sector where records and controls are better. क्या कह रहा है? कह रहा है देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। और गुड्स की अगर स्पेसिफिकली बात करो तो वो शुरू कहां से होता है? गुड्स का मूवमेंट शुरू होता है मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर पे जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाएगा। और जो मैन्युफैक्चरर है ये तो जनरली बड़ी कंपनी होती है, तो जब ये माल बेचती हैं तो जीएसटी लगाई है कि नहीं, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाई है कि नहीं, ये चीज ट्रेस करना, नजर रखना बहुत आसान है। अब एक मैन्युफैक्चरर अगर जीएसटी वगैरह लगा के माल बेच रहा है, ठीक है, तो जो उससे होलसेलर खरीद रहा है उसके पास तो आप ऐसे समझिए जो परचेज आई है वो ऑन रिकॉर्ड है। भाई मैन्युफैक्चरर ने तो अपना सेल रिकॉर्ड किया है, बताया है कि मैंने इतने रुपए का माल बेचा, इतनी जीएसटी लगा के। तो जो होलसेलर है वो मजबूरन अपनी सेल भी किस में करेगा? नंबर 1 में करेगा, वो ट्रांजेक्शन को दिखाएगा। अकॉर्डिंगली रिटेलर को भी दिखाना पड़ेगा, और जब रिटेलर बेचेगा फाइनल कंज्यूमर को तो जो जीएसटी कलेक्ट किया वो भी पे करेगा। मतलब कुल मिला के ऐसे समझिए, गवर्नमेंट कह रही है गुड्स एंड सर्विसेज की जो चेन होती है, सर्विसेज तो छोड़ दीजिए, लेकिन गुड्स की जो चेन होती है वो मैन्युफैक्चरर से शुरू होती है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। और स्टार्टिंग ऑफ द चेन जो होता है वो कंट्रोलेबल है, उस पर नजर रख सकते हैं। मैन्युफैक्चर जनरली बड़ी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चर पे नजर गवर्नमेंट कह रही है रखना आसान होता है। वो अपने सारे ट्रांजैक्शन इसलिए नंबर 1 में करते हैं, सारा कुछ शो करते हैं, इसलिए पूरा का पूरा फ्लो नंबर 1 में चलता है। अब होलसेलर चाह के भी वो ट्रांजैक्शन छिपा नहीं सकता ना। अब एक बात बताइए, जो होलसेलर है उसने माल जो खरीदा है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो दिखा रहा है अपनी सेल, तो होलसेलर की परचेज तो दिखाई दे रही है। तो अब वो क्या सेल नंबर 2 में कर सकता है कि हम भाई जीएसटी नहीं देंगे, हम सेल कर दिए कहीं भी नगद में माल, और उसके बाद हम जीएसटी वगैरह नहीं पे करेंगे? अरे सरकार पूछेगी तुम्हारा जो परचेज आया था वो गया कहाँ? तो मजबूरन उसको भी सेल पक्के में करनी पड़ेगी। आप समझ पा रहे हो? अगर बहुत सारी बात नहीं भी समझ रहे हो ना, तो ऊपर ऊपर से ही समझने की कोशिश करो। कौन सा आपने इनडायरेक्ट टैक्स पूरा समझ लिया? अरे हम तो ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्स को बस जानने की कोशिश कर रहे हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग दीज ट्रांजेक्शंस इन डेप्थ? नो, लेट अस रीच टू जीएसटी। अभी तो जीएसटी तक पहुंचे भी नहीं है। तो यही गवर्नमेंट कहना चाहती है, कह रही है कि इनकम में तो कौन कहाँ कमा रहा है, कितना कमा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, पूरा टैक्स कलेक्शन बहुत इजी नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि शुरू जहां से होता है वहां पे कंट्रोल करना आसान है, और इसलिए एक बार जब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे कंट्रोल कर लिए ना तो पूरा चेन सही चलेगा। बस यही कह रहा है। Tax evasion is comparatively more in direct taxes where it is on unorganized control since control is difficult। कह रहा है इसलिए टैक्स इवेजन हो जाएगा यहाँ पे। टैक्स इवेजन का मतलब समझे, लोग टैक्स गलत तरीके से टैक्स को बचाने को कहा जाता है टैक्स इवेजन। तो लोग गलत तरीके से टैक्स बचा लेंगे, बताएंगे नहीं इनकम वगैरह कितनी है। कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है टैक्स इवेजन करना, ठीक है, मतलब इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पे थोड़ा बेटर कंट्रोल हो पाता है। इसीलिए तो मैंने बताया कि कुछ पॉलिटिशियंस इस फेवर में भी रहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में इतना कंट्रोल करना पड़ता है फिर भी पता नहीं चलता है, फिर भी इतना इवेजन है। अरे हटा ही दो डायरेक्ट टैक्सेस, इससे अच्छा है कि जीएसटी पे फोकस करो। जो जीएसटी में थोड़ी बहुत चोरी हो रही है ना, उतने को कंट्रोल करेंगे तो इनकम टैक्स जितनी रेवेन्यू आ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप कहोगे जीएसटी में चोरी नहीं हो रही है। अरे कंट्रोल अभी और किया जाए, और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर लिया जाए तो जीएसटी की कलेक्शन और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो भाई इनकम टैक्स की रेवेन्यू जितना कवर हो जाएगा यहाँ पे। कलेक्शन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एज परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्टेड आर हायर। अच्छा ये भी बता दे, कलेक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है डायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने का एडमिनिस्ट्रेशन में जितना खर्चा लग रहा है वो बहुत ज्यादा है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि भाई इनकम टैक्स की अगर रिटर्न की बात करोगे तो 8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, 8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, ठीक है। लेकिन अगर जीएसटी की रिटर्न की बात करेंगे तो नियरली
1.13 करोड़ के आसपास एज ऑन डेट है, राइट। आप जब वीडियो देख रहे हो तब तक चेंज भी हो चुकी हो सकती है। तो 1.13 करोड़ का रिटर्न फाइल होती है। तो भाई बहुत कम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा भी तो कम लगेगा। इनकम टैक्स की 8 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो रही है, राइट। तो कलेक्शन कॉस्ट वहां पे ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे ज्यादा है, पैसा रिसोर्सेज गवर्नमेंट का ज्यादा लग रहा है इनकम टैक्स में, जीएसटी में बहुत कम लग रहा है, कलेक्शन भी ज्यादा आ रही है। डायरेक्ट टैक्सेस कैन कंट्रोल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ओनली इनडायरेक्टली बाय टेकिंग हायर इनकम ग्रुप पीपल। अब ये कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस से ना खर्चों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग अनाप शनाप खर्चा करते हैं, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? डायरेक्ट टैक्सेस से नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार उन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पे टैक्सेस ज्यादा लगा देती है ताकि लोग कम खरीदें उसको, और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपको पता है दारू पे बहुत ज्यादा टैक्स होता है, सिगरेट पे बहुत ज्यादा टैक्स होता है, यही सब तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं। गवर्नमेंट इन सब पे इतना दबा के टैक्सेस लेती है कि लोग शायद थोड़ा सा कर्टेल करें, रोकें इसको लेने में, इस पे खर्च करने में। हालांकि आपको तो पता ही है कि जिसको नशा है वो तो खाना छोड़ देगा, लेकिन नशा तो छोड़ेगा नहीं। तो बहरहाल आप गवर्नमेंट के एंगल से देखिए, आप मत सोचिए कि पब्लिक क्या कर रही है, कैसे कर रही है। अरे गवर्नमेंट प्रयास करना नहीं ना छोड़ देगी इसलिए, ठीक है। हम कोई चीज बेहतर नहीं कर सकते इसका मतलब हम प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। अगर किसी की बिगड़ी औलाद होती है तो बाप तो पूरी कोशिश कर रहा है ना कि हम औलाद को सही करें। अब नहीं भी हो रहा है तो भी वो कोशिश तो कर रहा है ना, कोशिश नहीं ना बंद कर दे रहा, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। गवर्नमेंट कैन लेवी हायर टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स विच रिड्यूसेस द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। लग्जरी गुड्स पे जो सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स मतलब जो गलत चीजें हैं, सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स, इन पे गवर्नमेंट इतना ज्यादा पैसा ले लेती है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर लोगों का कम हो, थोड़ा सा लोग कर्टेल करे, भाई रहने देते हैं, भाई इतना ज्यादा महंगा है ये। अब उल्टी बात करेंगे, जो अभी तक पढ़ा उसका उल्टी बात। अब हम एडवांटेजेस बताएंगे डायरेक्ट टैक्स के और डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अरे भाई दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसीलिए तो दोनों टैक्स चल रहे हैं। अगर हम एक ही चीज कहें नहीं इनडायरेक्ट टैक्स ही अच्छा है, इनडायरेक्ट टैक्स ही अच्छा है, तो फिर डायरेक्ट टैक्स लग ही क्यों रहा है जब वो अच्छाई उसमें है ही नहीं। अरे इसमें भी कुछ अच्छाई है, आइए समझिए। ये टैक्स प्रोग्रेसिव है और ये सबसे अच्छी बात है। हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में रहते हैं, ठीक है, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है कि हमको मतलब ही नहीं है गरीब हो अमीर हो दबा के टैक्स लेंगे, ये इकोनॉमी नहीं है हमारे देश की। हम प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है और यहाँ पे प्रोग्रेसिव होना चाहिए टैक्स का नेचर। मतलब अमीर है तो ज्यादा टैक्स दे, गरीब है तो कम दे। अरे भाई सबका सर्वाइवल होना चाहिए ना। तो इनकम टैक्स में ये चीज है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं है, रिग्रेसिव है वो। कोई भी टीवी खरीदेगा बराबर टैक्स देगा, कोई भी एसी खरीदेगा बराबर टैक्स देगा, कोई भी कपड़ा खरीदेगा बराबर टैक्स देगा, ठीक है। लेकिन सच पूछिए तो हमारी सरकार ना इस रिग्रेसिव नेचर को भी प्रोग्रेसिव बना दी है अंदर से। वो मैंने आपको बताया भी था कि सरकार जो चीजें अमीर लेते हैं ना उस पर टैक्सेस ज्यादा लगाई है, इनडायरेक्ट टैक्स भी, और जो चीज गरीब लेते हैं उन पे टैक्सेस या तो नहीं है या तो बहुत कम है। तो अल्टीमेटली देखिए, जैसे सरकार टैक्स ज्यादा जिस पे ले रही है, जैसे कार पे ले रही है, ठीक है, बड़ी वाली टीवी पे ले रही है, 42 इंच से भी जो बड़ी टीवी आती है उस पे ले रही है, ठीक है, एसी पे ज्यादा टैक्स है। तो जिन चीजों पे ज्यादा टैक्स है जनरली वो चीजें अमीर खरीदते भी हैं, गरीब खरीदता ही नहीं है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते अमीर गरीब बराबर टैक्स देते हैं। हालांकि अगर खरीद लिया गरीब तो बराबर टैक्स देगा, इसलिए रिग्रेसिव है। ये इसकी कमी है कि हम टैक्स बराबर लेते हैं अमीर गरीब सबसे, लेकिन इनर सेंस में जाएंगे तो वो भी प्रोग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट अफेक्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्सेस से कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस पे इंपैक्ट नहीं आता, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स से गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिससे इकोनॉमी में सेल कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ रुकती है, ठीक है। लेसर डिमांड से लेसर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होती है पूरी इकोनॉमी बैठ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि हर कुछ एक देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन से चलता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी इतनी सारी कंपनियां चलेंगी, तभी वो कंपनियां अपनी लेबर को पैसा देंगी और वही लेबर फिर जाके फादर कंज्यूम करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस से कभी भी मशीन की टेक्नोलॉजी, जो हम नई मॉडर्न मशीन विद टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं उसकी प्राइसेस में कभी कोई इंपैक्ट नहीं आता। भाई वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज वो भी तो एक गुड्स है, मशीनरी, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस से इंपैक्ट आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी मशीनरी पे बहुत ज्यादा टैक्स है तो हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत महंगी पड़ जा रही है, रहने देते हैं खरीदने को, अपनी पुरानी मशीन से काम चला रहे हैं। अगर पुरानी मशीन से हम काम चला रहे हैं तो मेरी प्रोडक्शन कम हो गई है,
वही नई मशीन से अगर माल बना रहे होते ना तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती, प्रोडक्शन ज़्यादा होती, हम कॉम्पिटिटिव रेट पे बेचते, कॉम्पिटिटिव रेट पे बेचते, मेरी सेल भी और ज़्यादा होती, मेरी सेल और ज़्यादा होती तो इससे पूरे इकोनॉमी में ग्रोथ आती। ठीक है, हमारी सेल ज़्यादा होती तो हम रॉ मटेरियल और ज़्यादा खरीदते, हम रॉ मटेरियल और ज़्यादा खरीदते तो जिससे खरीद रहे हैं वो इंडस्ट्री ग्रो करती, भाई पूरी इकोनॉमी बूस्ट करती। लेकिन हमारी पुरानी मशीन चला लेने की वजह से हम पूरी इकोनॉमी को बैठा के रखे हुए हैं। मॉडर्न मशीन खरीद नहीं रहे हैं, माल वही बना रहे हैं पुरानी मशीन पे, माल कम हो गया है बनना उस मशीन पे, मशीन की एफिशिएंसी है नहीं, आउटडेटेड माल बन रहा है, ज़्यादा बिक नहीं रहा है, तो ना तो मेरी खुद की पर्सनल ग्रोथ हो रही है और ना हम सोसाइटी को ग्रो करा पा रहे हैं। भाई हमारी सेल कम हो गई होगी तो ऑब्वियसली मेरे एम्प्लॉय की तनख्वाह कम हो गई होगी। ठीक है, तो एक वहाँ पे एक नुकसान हो रहा है। फिर हम जिस सप्लायर से माल खरीद रहे थे वो माल कम खरीद रहे हैं, तो जिस सप्लायर से माल खरीद रहे थे उस सप्लायर की रेवेन्यू कम हुई मेरी वजह से। आप समझ रहे हैं, तो इकोनॉमी पे पूरा इंपैक्ट आता है। कहीं भी इकोनॉमी में एक भी इफेक्ट होगा ना तो ये साइकिल है, वो पूरा का पूरा इंपैक्ट करेगा। तो कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से ये सब परेशानी। डायरेक्ट टैक्सेस से तो भाई कभी किसी मशीन का रेट तो बढ़ेगा नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इन्फ्लेशनरी, महंगाई भी डायरेक्ट टैक्स की वजह से नहीं आती, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से आती है। गुड्स एंड सर्विसेज महंगे होते हैं टैक्सेस की वजह से, इसी से महंगाई आती है। राइट, तो ये सब खामियां हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कमी भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है ये सीखा, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। एक बार डायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेज और फिर डायरेक्ट टैक्सेस के डिसएडवांटेज देखा, और आपने फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेज और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिसएडवांटेज भी देखा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो आपसे आगे की बातें करेंगे।